बना के रखे थे। ये समय काल जो था आपको बता दूं, वो समय की बात करने अगर जाते हैं तो हम पढ़े हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है या हड़प्पा की बात करें तो कब के समय काल की बात है स्टूडेंट? कब था सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा की? 3300 ईसा पूर्व, 3300 ईसा पूर्व से कब तक का शासन काल, कब तक का समय था इनका? पढ़े थे? पंद्रह सौ से किसका आया था? वैदिक काल आया था ना, वैदिक काल आया था। उससे पहले का काल किसका था? सबसे पहले प्रागैतिहासिक, याद आ रहा है, अधैतिहासिक और फिर ऐतिहासिक। देखो इतिहास को समझोगे तो हिंदी भी समझ में आएगी आपको, समझे? इतिहास समझेंगे तो हिंदी समझ में आएगी। तो इतिहास की बात करूंगा तो आपको हिंदी भी समझ में आ जाएगी। इतिहास में सबसे पहला जो आया था वो प्रागैतिहासिक था, ठीक है, प्रागैतिहासिक था। फिर उसमें के बाद आया अधैतिहासिक, फिर उसके बाद ऐतिहासिक। ठीक है, ये तीन चीजों को पढ़े। इसी समय में हम इसको पाषाण काल के समय का बात करते हैं, पुराने समय की बात करते हैं, ताम्रपाषाण, वो सब चीज हमने इतिहास में पढ़े हैं। इतिहास के पन्नों में उसी का जानकारी प्राप्त होती है। अधैतिहासिक में आ जाता है तो अधैतिहासिक है यहीं पर आपका सिंधु घाटी सभ्यता। यही पढ़े थे ना, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक, यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के बाद ही क्या हुआ था? आर्यों का आना। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद ही आर्यों का आना हुआ था। आर्यों के द्वारा ही सिंधु घाटी पर, वहां पर आर्यों के आने पर संस्कृत का जन्म हुआ था। संस्कृत जो आई थी आर्यों ने लाए थे। ठीक है, अगर हम भारत की बात करें इस तरीके से, ठीक, तो यहाँ बात करते हैं तो ये मध्य है और ये मध्य तरफ से ये लोग आर्य लोग यहाँ पर आए और यहाँ पर फिर संस्कृत का जन्म हुआ। ठीक, संस्कृत भाषा अच्छी लगने लगी यहाँ के लोगों को, चूंकि एक्चुअल में आपको बता दूं धीरे धीरे भाषाओं का विकास क्रम बढ़ते चला गया। सबसे पहले संस्कृत भाषा आई, पहले भाषाओं का विकास नहीं था, भाषाएं नहीं होती थी, इसी तरीके से चर्चा होती थी, लोग बातचीत करते होंगे। तो सबसे पहले क्या आ गई? संस्कृत। आर्यों की भाषा कहलाती संस्कृत। ठीक है, संस्कृत में वैदिक संस्कृत है, ठीक है, वैदिक है, ठीक है, संस्कृत में भी वैदिक संस्कृत, वेदों की है इसलिए वैदिक संस्कृत। ये क्रम याद रखना पड़ेगा। संस्कृत के बाद क्या आई भाई? तो हमारे सामने संस्कृत के बाद, तो भाई संस्कृत के आगे का उदय जब हुआ, आगे बढ़े हम, तो आर्यों के बाद जब आया तो इसके बाद जो भाषा का आया तो वो पाली आई। ये पाली भाषा में आपको एक एग्जाम में क्वेश्चन संस्कृत इस हिंदी में भी पूछ सकता है, और भाषा का है इसलिए। तो गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए हैं? चूंकि आप बता दूं कि महावीर जी उनके बाद आए हैं, ठीक है, इसका मतलब बौद्ध धर्म पहले, जैन धर्म भी है, और ये दोनों धर्म एक साथ ही चल रहे थे। ठीक है, पहले आर्यों का धर्म, आर्य मतलब ब्राह्मण वाली बात आ गई। संस्कृत बोले तो ब्राह्मण वाली बात आ जाती है, समझ रहे हो? सब संस्कृत बोले तो ब्राह्मण वाली बात। उसके बाद कौन सी भाषा आई? पाली। पाली में बात करते हैं तो गौतम बुद्ध ने किस भाषा में दिए थे? पाली भाषा। एक एग्जाम में कई बार पूछा है कि गौतम बुद्ध ने किस भाषा में जो है उपदेश दिए हैं, गौतम बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिए हैं? तो कौन सी भाषा में दिए? पाली भाषा में। इस भाषा के बाद कौन सी भाषा का आया? अब इस भाषा का है तो कब आया भाई? और अब एक और चीज बताइएगा, चूंकि हमने पढ़े गौतम बुद्ध की बात अगर आ गई तो गौतम बुद्ध जी का जन्म कब हुआ है?
हाँ? गौतम बुद्ध जी का कब हुआ था भाई जन्म? भाई याद रखिएगा 563 ईसा पूर्व। ये ईसा पूर्व याद रखिएगा, ईसा पूर्व और ईस्वी में अंतर होता है। ईसा पूर्व और ईस्वी में अंतर का पता कैसे चलता है? तो ये ऐसा पता कर सकते हैं, आप बता दें कि ईसा मसीह के, ये हम ईसा मसीह का जन्म के बारे में इसको माना गया 0, और यहाँ से आपका है ना ईसा मसीह का जन्म से यहाँ पर 0, और यहाँ से फिर आपका इधर ईस्वी ईसा पूर्व होता है, इसको हम BC कहते हैं। इस साइड का 6 BC और ये कहलाता है AD। ठीक है, ये कहलाता है आपका BC और इसको हम AD कहते हैं। मतलब ईसा मसीह के जन्म के पूर्व को कहा जाता है ईसा पूर्व। ईसा का मतलब ईसा पूर्व, और ये ईस्वी के रूप में देखा जाता है, ईस्वी लिखा जाता है। जब भी आपको सन में कहीं पर भी ईस्वी लिखा है मतलब आप आगे की ओर जाएंगे, ईसा पूर्व लिखा है मतलब पीछे है, ये पीछे की ओर का है ये। ठीक है, जैसे अगर आपको मैं बोलूं स्टूडेंट ये 100 लिखा, ये 1 लिखा है भाई, ये 1 ईस्वी लिखा है, ठीक है, और यहाँ पे लिखा है 100 ईसा पूर्व। तो भाई कौन सा आगे है और कौन सा पीछे है? 100 पीछे। मतलब 100 कहाँ मिलेगा तुमको? यहाँ पर मिलेगा स्टूडेंट, और 1 कहाँ मिलेगा? यहाँ मिलेगा। ठीक है, ये ईसा पूर्व का है, इसका मतलब यहाँ जिसका जन्म हुआ है। अब मान लो यहाँ पर जन्म की बात करूं तो यहाँ पर किस समय में जन्म हुआ होगा और किस समय मृत्यु हुई होगी, अगर इन दोनों की तुलना करने जाएंगे तो बताओ, किसी भी व्यक्ति की, अगर किसी की व्यक्ति की जन्म की और मृत्यु की बात करने जाएंगे तो यहाँ पर किस कब होगा जन्म? ये इसका जन्म कब हुआ होगा? ईसा पूर्व। मतलब 100 ईसा पूर्व में जन्म हुआ और मृत्यु कब हुई? 1 ईस्वी में मृत्यु हुई। समझे कि नहीं? यहाँ संख्या को नहीं देखना है आपको, संख्या ये बड़ी है, संख्या ये छोटी है। कोई भी जन्म लेगा तो 1 में लेगा और 100 में मरेगा, मतलब 100 वर्ष बाद मरेगा ना, ऐसा समझेगा ना आदमी? नहीं। लेकिन ये ईसा पूर्व जो है ये उल्टे क्रम में चलते जाता है। जैसे यहाँ 100 लिखा है ना, फिर 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, ऐसा करके यहाँ पर जाके 1 पर खड़ा होगा। 1 कौन सी? ईसा पूर्व, और उसके बाद क्या यहाँ आ जाएगा? 0, फिर यहाँ पर से शुरू हो जाएगा ईसा। इसका मतलब यहाँ जिसका जन्म हुआ है वो मरेगा कब? यहाँ पर ईस्वी मरेगा। इसीलिए हमने सिकंदर को जब पढ़ते हैं ना, तो सिकंदर का जन्म जो है वो हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पर जो भारत पर उसने आक्रमण किया था वो 326 ईस्वी ईसा पूर्व में उसने भारत पर आक्रमण किया था। किसने? सिकंदर ने। ठीक है, सिकंदर ने कब किया था भाई? 326 में। और मरा कब था? 23 में ईसा पूर्व, बेबीलोन में मरा था। लेकिन आप इसको समझिएगा कि ये 326 तो बड़ा है सर, ये 323 तो छोटा है, तो ये उल्टा कैसे करते? तो भाई ईसा पूर्व में वापस रिवर्स चलना पड़ता है। तो आप क्या चल रहे हैं? यहाँ 0 पर आने की कोशिश में लगे हुए हैं। क्लियर है आप? जैसे कि और आपको बताऊं, गौतम बुद्ध जी का जन्म कब हुआ है आपका? 563 ईस्वी। लेकिन क्या मृत्यु? अब किसी की मृत्यु आगे जाना चाहिए ना, ये ईसा पूर्व है, इसलिए इनकी मृत्यु जो दिखाया जाएगा वो वापस होगा 483 ईसा पूर्व। क्लियर है स्टूडेंट? तो ईसा पूर्व और ईस्वी में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। इसी को बोलते हैं इंग्लिश में AD और BC। क्लियर है? AD और BC। तो ये हिंदी के साथ साथ आप हिस्ट्री को थोड़ा सा और हिस्ट्री को थोड़ा सा हिंदी में समझेंगे तो आपको समझने में उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं जाएगी। सभी विषय एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, हल्के फुल्के, कुछ ज़्यादा ही कनेक्ट रहते हैं, ठीक है, और कुछ थोड़ा बहुत आपको क्लियर करते हैं। आ रहा है इतना समझ में? हिस्ट्री का पार्ट जो है ना हिंदी में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बताऊं भारत में बहुत लोगों का आक्रमण हुआ है, मुस्लिम आक्रमण भी हुआ है, अरबी आक्रमण भी हुआ है, इसके अलावा अंग्रेजों ने भी राज किए हैं, ठीक है, फ्रांसीसी ने भी किए हैं, पुर्तगाल ने भी भारत पर राज किया है, ठीक है ना, डच ने किया है,
डेनमार्क ने किया है, ये जितने भी ये सब ने किए हैं ना, इसलिए भारत में विभिन्न प्रकार की भाषाएं रह गई, बहुत सारी भाषाएं रह गई ना। जो आया उसने अपनी भाषा छोड़ के गया, क्योंकि देखो आप उसको समझने के लिए उसकी भाषा सीखोगे, वो आपकी भाषा को समझने के लिए वो भाषा सीखेगा, हम एक दूसरे की कम्युनिकेशन समझने के लिए भाषा का सीखेंगे। और हम पढ़ रहे हैं हिंदी भाषा, हम भाषा ही पढ़ रहे हैं, हमारा अध्याय आज जो है वो क्या है, भाषा। और वो कौन सी भाषा है हमारी, हिंदी भाषा हम पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं ना। चूंकि आप अगर ध्यान से समझेंगे तो दूसरे भी देश जो है हम पर आक्रमण किए हैं, यूरोप वालों ने भी आक्रमण किए। यूरोप वालों में हमारे यहाँ सबसे ज्यादा जो है वो पुर्तगाल रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में जो राज किए वो अंग्रेजों ने किए, इंग्लैंड वालों ने। इंग्लैंड भी जो है वो यूरोपीय है, ठीक है, ब्रिटेन, ठीक है। इसके अलावा जो भारत क्या बोल सकते हैं आपका पुर्तगाल है, ये भी वही है तुम्हारा, बाकी पूरे यूरोप वाले देश हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है संस्कृत का उदय की बात करें तो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा कि गौतम बुद्ध जी का जन्म जो है, चूंकि गौतम बुद्ध ने कौन सी भाषा में अपने उपदेश दिए हैं, पाली, ये एग्जाम में पूछता है बस, ठीक है, ये हो गया। तो अब आप समझिएगा कि सबसे पहली भाषा कौन सी हुई, संस्कृत, उसके बाद पाली, उस तीसरी आएगी अब प्राकृत, याद रखिएगा ये क्रम है, प्राकृत। तीसरी भाषा कौन सी आई, प्राकृत भाषा। हिंदी का विकास क्रम पढ़ रहे हैं, हिंदी के विकास क्रम को समझिएगा अभी, ठीक है, कि कैसा विकास क्रम हिंदी का हुआ। तो पहले आई संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत। प्राकृत भाषा में महावीर स्वामी जी ने, किन्ने, महावीर स्वामी, महावीर स्वामी जी ना, महावीर स्वामी, इनने क्या दिए हैं, अपने उपदेश। महावीर स्वामी ने उपदेश दिए हैं प्राकृत भाषा में, ठीक है। जब भी एग्जाम में पूछा जाता है कि महावीर स्वामी जी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए हैं, तो निम्न में से बताइए, हिंदी में, संस्कृत में, पाली में, प्राकृत में। प्राकृत में। गौतम बुद्ध ने निम्न में से बताइए कि किस भाषा में अपने उपदेश दिए हैं, पाली में, प्राकृत में, संस्कृत में या हिंदी में। पाली में। एग्जाम में याद रखिएगा, ये पूछा है, 1 नंबर मिल जाता है बकायदा। अब जिनने पढ़ा नहीं है उसके लिए तो सभी भाषा एक जैसी है, वो अपनी भाषा को समझता है हिंदी, बस। हाँ भाई, हिंदी में तो दिए होंगे सोचता होगा ना वो, तो ये भी कोई सवाल थोड़ी क्या बोलता होगा, कोई भी एक ही तो भाषा है, हमने पाली की समझा ही नहीं उसने। इसके बाद जो आई भाषा, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, ठीक, अपभ्रंश क्या है, अपभ्रंश। अपभ्रंश के बाद क्या आई, अवहट, 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 अवहट के बाद हिंदी। तो आपको ये विकास क्रम याद रखना पड़ेगा स्टूडेंट्स, जो पूछा जाता है। हिंदी का विकास क्रम करके लिख देना, हिंदी का विकास क्रम। हिंदी पढ़ रहे हैं, हिंदी का विकास क्रम पढ़ेंगे, सबसे पहले हिंदी का विकास क्रम। इसलिए कहा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता में, देखिएगा आप प्रागैतिहासिक में ये है ना, लिखा मिला न पढ़ा है, लिखा विखा नहीं मिला, पढ़ा विला नहीं मिला। सिंधु घाटी में जो है वो लिखा मिला था, पढ़ा वाला नहीं मिला था। ऐसा लिखा था जैसे डॉक्टर ने लिखा होगा, सिर्फ मेडिकल वाले ही पढ़ सकते हैं, वो वाला लिखा हुआ था, आम आदमी उसको नहीं पढ़ सकता था। सिंधु घाटी में लिखित मिला था, लिखा हुआ मिला था, लेकिन पढ़ नहीं सकते थे। लेकिन उससे प्रागैतिहासिक की बात करें तो उसमें नहीं, वो अधैतिहासिक है। अधैतिहासिक में सिंधु घाटी सभ्यता है, ठीक है ना, हड़प्पा है अधैतिहासिक में। उसके बाद ऐतिहासिक में ऐसा आया जहां पर पढ़ा भी गया और लिखा भी गया, मतलब ये दोनों चीज कहां पर मिलती है हमको, इसलिए इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। इतिहास के जनक किसे कहा जाता है, याद रखिएगा एग्जाम में, हेरोडोटस, है ना।
ये इतिहास के कौन है? जनक के। तो लिखिएगा हिंदी का विकास क्रम में पहला क्या आएगा यहाँ पर? संस्कृत। और संस्कृत थी आर्यों की भाषा, ठीक है, इसको एरो बना दो। संस्कृत के बाद कौन आएगा भाई? पाली। सेकंड जो आएगा पाली है। थर्ड क्या है भाई? प्राकृत भाषा है। फटाफट पढ़ेंगे अपन, है ना, हिंदी को भी ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, फिर का हिंदी आ गई। हिंदी आ गई, ठीक है, फिर हिंदी आई, ठीक है, यही आएगा। हिंदी जो है वो भी 3 भागों में बटी। हिंदी को भी हमने 3 भाग पढ़े। कौन कौन सी भाई? प्राचीन हिंदी, मध्य हिंदी, प्राचीन हिंदी, मध्य हिंदी और आधुनिक हिंदी। दिख रहा है भाई? हिंदी का विकास क्रम अगर हम पढ़ने जाते हैं तो इस तरीके से हमको हिंदी का विकास क्रम पढ़ने को आता है। हिंदी, मध्य हिंदी और आधुनिक हिंदी। हिंदी के 3 भागों में बांटा गया है। प्राचीन हिंदी का समय काल क्या था? मध्य हिंदी का समय काल क्या? आधुनिक हिंदी, आज की डेट का आधुनिक कहते हैं। आज की हिंदी जो है वो आधुनिक हिंदी। हिंदी का विकास क्रम कब हुआ? संस्कृत कब से स्टार्ट हुई? पाली कब हुई? प्राकृत कब हुई? अपभ्रंश कब हुई? अवघट कब हुई? हिंदी कब हुई? इसका भी सन काल समझ लेते हैं। क्लियर है? ये सन कालों को हमको हिंदी के विकास क्रम में समझना है। संस्कृत अगर बात करें तो हिंदी की जननी कौन है? संस्कृत है, ठीक है, हिंदी की जननी कौन है? संस्कृत है। तो आर्य भाषा को 3 कालों में विभक्त किया गया है। अब आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा ना, 3 कालखंड में इसको विभक्त किया गया है, तो इसको समझिएगा कि लिखिए 3 कालखंड बना लीजिएगा। 3, एक है नाम, दूसरा प्रयोग काल, पहला नाम, दूसरा प्रयोग काल और तीसरा उदाहरण। तो नाम में लिखेगा प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। 3 कॉलम कर लीजिएगा, 3 बना लीजिएगा। पहला लिखेगा प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। पहला क्या है आपका? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा लिख लिए। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में लिखिएगा, उसका प्रयोग काल लिखेंगे। प्रयोग काल में लिखिएगा 1500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। आप समझिए ना, ईसा पूर्व हमने पहले पढ़े कि 1500 से 500 ईसा पूर्व जाता है, मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद ईसवी चालू हो जाती है और उससे पूर्व में क्या है? ईसा पूर्व कहलाता है। तो हम इसमें क्या होता है? डिसेंडिंग ऑर्डर में चलते हैं। ईसा पूर्व में डिसेंडिंग मतलब घटते क्रम में चला जाता है। अभी 1500 आया, फिर 1400, फिर 1300, फिर, तो इसका मतलब है भारतीय आर्य भाषा वो कब से कब तरफ थी? 1500 से 500 ईसा पूर्व। ये पढ़े हैं 1500 से, याद आ रहा है 1500 से। इसी में वैदिक आया है। इतिहास में जब पढ़े थे तो उसमें हमने ये पढ़े थे कि भैया 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक जो है वो वैदिक काल होगा। वैदिक काल होगा और उत्तर वैदिक काल जो होगा वो 1000 ईस्वी से 600 में होगा। उत्तर उसका आगे का बोलते हैं उत्तर वैदिक काल। ये पढ़े हैं? उल्टा मत बताओ।
उत्तर वैदिक काल पहले नहीं आता, पहले वैदिक काल आता है, फिर आके उतरते जाता है, जिसको उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। मतलब जब काल जो है उसका उधर है। हमने ये भी पढ़े ना, जैसे हमने पढ़े थे मौर्यों का उत्तर काल, ठीक है, मौर्यों का उत्तर काल, गुप्त वंश का उत्तर काल, मतलब जो है उतरता हुआ काल, जिसमें उनका वंश जो है उतर रहा है। पहले तो चरम पर था, और चरम के बाद उतरने वाली बात जो आती है उसको उत्तर काल कहा जाता है। तो यहाँ पर वैदिक काल तो आपका पहले होगा, वैदिक काल के बाद ये होगा। और इस काल की बात करते तो इसमें हमने 4 पढ़े थे वेद। इस 1500 से लेके 600 के बीच में 4 वेदों की बात आई थी। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये 4 वेदों की रचना है संस्कृत के समय। 4 वेद है ना, पहला वेद है। इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा इसको भी समझते चलिएगा कि 1500 से लेके 1000 समय के बीच में क्या स्थिति थी, भारतीय आर्यों की स्थिति थी। भारतारण में लिखिए ना, वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत व लौकिक, लौकी मत लिख देना, हाँ, लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृत, वैदिक और लौकिक। अब यहां पर देखो, समझो, अब ये जो है गौतम बुद्ध का शासन का समय जो चल रहा था वो कौन से शताब्दी की बात करें तो 6वीं शताब्दी की बात है या 5वीं शताब्दी की बात है? 5वीं 6वीं शताब्दी की बात है। किसकी? गौतम बुद्ध के समय की बात है, ठीक है। इसी में यहाँ पर 16 महाजनपदों का उदय हुआ था 6वीं शताब्दी में। 6वीं शताब्दी में जो है 16 महाजनपद का निर्माण हुआ था। और उससे पहले क्या है, आर्यों का समय चल रहा था, आर्य वाले ना, आर्यवत। इसी समय महाभारत वाली भी बात है, इस समय भी महाभारत की बात पढ़े थे ना कि भैया महाभारत वाला, उसी समय तो बोलते थे आर्य, आर्यव्रत बोलते थे, आर्यव्रत बोलते थे ना, भीष्म पितामह आर्यव्रत ऐसा बोला जाता था, है ना। बड़े भारी भारी संस्कृत के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता था, है कि नहीं। आसान शब्द थोड़ी के इस्तेमाल किए जाते थे। महाभारत देखो वाला, वत्स है ना, तथास्तु, ऐसे भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल किया जाता था, थोड़ा सा समझने में लगता था, ठीक है ना। ऐसे तो गुड मॉर्निंग थोड़ी बोलते थे मतलब ऐसे नहीं बोलते थे, प्रणाम, ताश्री, हाँ, प्रणाम बोलते थे, है कि नहीं। गुड मॉर्निंग थोड़ी बोलते थे, प्रणाम, हाँ। फिर उसको फिर आशीर्वाद दिया जाता था, और जो आशीर्वाद जिस मुंह से निकल जाता था वो हो जाता था, तो सोच समझ के उस समय आशीर्वाद देते थे, है कि नहीं। दीर्घायु बोल दिए तो वो लंबा तक ही जिएगा, कंफर्म है, ऐसा था। मतलब उस समय मतलब सही था, सोच समझ के बोलते थे। आप तो कुछ भी बोल दो, कुछ भी आशीर्वाद दे दो, बस जो होना है वो हो जाएगा। लेकिन उस समय जो है मुंह से निकला हुआ शब्द जो है वो बिल्कुल होना चाहिए था। विजयी भव बोले तो विजयी छोके आएगा वो, है कि नहीं। लेकिन इसलिए वो जो क्या बोलते हैं आशीर्वाद भी देते थे ना, तो वो बड़े सोच समझ के आशीर्वाद देते थे। ये विजयी हो ही नहीं सकता, इसलिए इसको विजयी वाला आशीर्वाद देते भी नहीं थे, ऐसा था ना उस समय। तो वो आर्यों के समय की काल की बात है, शुरुआत के समय की बात है, इतिहास का शुरुआत वाला हिंदी के विकास क्रम की बात कर रहे हैं। शुरुआत में महाभारत की बात करते हैं तो महाभारत, ये सब चीजें जहां पर आप हस्तिनापुर पढ़े हो, ये 16 महाजनपद में भी आया है ना, हस्तिनापुर का नाम आया है ना उस समय। इंद्रप्रस्थ आया है, दिल्ली है जो कि, है ना, दिल्ली तो है, इंद्रप्रस्थ की बात। तो जब आप सब्जेक्टों को पढ़ेंगे ना तो मजा आएगा आपको, ठीक है। मथुरा भी आएगा, सब चीज है ना, वृंदावन है, सब कुछ है। अभी 16 महाजनपदों में 16 महाजनपद हमने पढ़े हैं, वो अलग अलग है, ठीक है। लेकिन ये इसकी बात करते हैं अपन। अंग देश, अंग भी पढ़े थे ना, जिसका कर्ण का जो है, कर्ण को दिया गया था अंग,
और 16 महाजनपद में अंग है, और जो पूर्व का हिस्सा है, पूर्व के साइड में अगर भारत का मैप देखोगे तो पूर्व साइड में 16 महाजनपदों में पूर्व साइड का जो है वो कौन सा था, अंग था। ठीक है, उत्तर साइड में कंबोज था, ठीक है ना। हाँ, दक्षिण में अस्मक था, पूर्व पश्चिम में अवंती। अवंती जिसकी आज की बात करते तो उज्जैन है, आज उज्जैन जो है ना वो अवंती है। 16 महाजनपदों में अवंती जो है आज की उज्जैन है। सेम अस्मक दक्षिण वाला क्षेत्र कहलाया था इतिहास में, और यही इतिहास के लिए हम इसको पढ़ रहे हैं, इसको समझो। हिंदी भी वैसी है, ठीक है, शुरुआत वाला, फिर उसके बाद समाज वो सब कुछ आएंगे तो वो आगे का समय का काल है, ठीक है, वो आगे चीज आएगी। ठीक है, यहाँ पर ये पढ़ लिया आपने, लिखे। आर्य भाषा को ही पहले खंडित कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं, मध्यकाल। हाँ, दूसरा पहला क्या लिखे आपने, प्राचीन हो गया। देखो, प्राचीन होगा, फिर मध्य होगा, फिर क्या होगा स्टूडेंट, आधुनिक होगा। ये कौन सी भाषा, आर्य भाषा। आर्य भाषा कितने भाग में बढ़ गई, 3। मतलब संस्कृत कितनी में, 3 में भाग कर रहे हैं। चलिए उसमें भी आपको पता चलेगा। क्या लिखे आपने, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा लिखे। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी। इसमें कौन कौन सी आई, तो लिखो पाली, प्राकृत और कौन सी भाषा, अपभ्रंश। तुमको क्लियर समझ में आ रहा है ना, नहीं आ रहा है, नहीं समझो, आ रहा है। पहला कौन सा है, प्राचीन। प्राचीन भारतीय भाषा, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, वो कौन सी भाषा थी भैया, संस्कृत और वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। ठीक है, शुरुआत की भाषा थी वैदिक और लौकिक। उसके बाद धीरे से क्या आया, तो धीरे से आया पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। ठीक है, ये तीनों भाषा चली, तीनों भाषा। हिंदी नहीं आई, हिंदी अब इसके बाद आने वाली है। ठीक है, हिंदी अब इसके बाद आएगी। ठीक, इनके समय काल जो है ना, कुछ कुछ समय, तो इनका लंबा समय पीरियड डाल दिया हमने कि ये कब से कब हुआ। जैसे हम संस्कृत हमने वो पढ़े थे ना, कंप्यूटर पढ़े थे, कंप्यूटर में पढ़े थे फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन पढ़े थे ना। तो उसमें अलग अलग जो है वो लगे हुए थे। हाँ, सन भी अलग थे, और साथ ही साथ आपको ये भी था उसमें लगने वाला जो है तकनीक जो है वो अलग अलग थी, जिसके वजह से उसका सन बदल रहा था। वैसे यहाँ पर हम भाषाओं की भी बात कर रहे जा रहे हैं। ठीक है, भाषाओं की भी बात कर रहे, तो जिसमें हमने पहली पढ़े, सबसे पहले प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, उसमें हमने पढ़े कि सन कब से था, तो 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। मतलब ईस्वी के बाद की बात नहीं है, पहले छे संस्कृत। ठीक है, संस्कृत पहले, और उसको फिर हमने क्या करे भाई, ये है 1500 ईस्वी ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक ही चला है। मतलब इधर ही साइड, ये इस साइड ही चला है। ये ईसा मसीह के जन्म के पूर्व ईसा पूर्व कहलाता है, और ये ईस्वी में आ जाएंगे इधर साइड हम। ठीक है, तो अभी इधर आए हैं क्या, नहीं। यहाँ पर कौन सी 2 भाषा चली, तो एक है हमारी वैदिक संस्कृत, वेदों की वैदिक संस्कृत है, और एक है लौकिक। ये कौन सी है, प्राचीन भारतीय आर्यों की बात कर रहे हैं, आर्य भाषाओं का विकास क्रम है। इसके बाद दूसरा कौन आया भैया, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। अब कईयों को भाषा संस्कृत उतना अच्छा नहीं लगा होगा, जो भी कारण हो सकता है, संस्कृत उनको लगा कि अब कोई नई भाषा आ जाए, तो उस भाषा का नाम आया। फिर कब आई भाई, तो ये आई 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी। आगे बढ़ेंगे, ये ईस्वी 1000 है स्टूडेंट, इधर साइड ईस्वी, और ये कौन सा है यहाँ पर 500 ईसा पूर्व। क्लियर है आपको, ये 500 ईसा पूर्व इधर साइड है, और उससे हमने बोले यहाँ पर कहाँ है 1, और इससे आगे बढ़े। ठीक है, ये 1000 बात करेंगे इतिहास में अगर जाते हैं 1000, तो 1000 का समय काल किसके समय की बात आती है, आप याद करो, गौरी, गजनी,
गजनी, मोहम्मद आक्रमण किया है ना उसने, तो कब? 1000 किया है ना। कब तक किया उसने? 1030 में मृत्यु हुई है उसकी है। और हाँ 1025 में सोमनाथ का मंदिर पर आक्रमण किया था उसने, ठीक। और 1027 में उसके जाटों के साथ उसका विद्रोह हुआ था, युद्ध हुआ था, ठीक। और 1030 में उसकी मृत्यु हो गई थी। कितने बार आक्रमण किया था? 17 बार किया था। किसने? महमूद गजनई, ठीक है ना। ये किस समय के शासन काल समय की बात है? 1000 की बात है। 1000 से 1030 के समय की बात है ना। तो यहाँ पर ये देखो, भाषा को भी अच्छे से समझो कि ये 1000 पर आ गए, और ये 500 की अगर ईस्वी की बात करने जाते हैं तो ये 500 ईसा पूर्व में अगर हम जा रहे हैं तो आपको याद आएगा गौतम बुद्ध, ठीक है। क्योंकि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ है? 563 में। और उनकी मृत्यु कब हुई है? गौतम बुद्ध जी का जन्म 563 में जन्म हुआ है, और 483 ये 500 ईसा पूर्व लिखना भाई, ईसा पूर्व। क्लियर है? समझ में आ रहा है कि भाई 563 ईसा पूर्व में जो है उनका जन्म हुआ। ये इसका मतलब यहाँ पर, अच्छा, गौतम बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिए थे? पाली में दिए ना। तो यहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ पाली पढ़ा रहा हूं मैं, ये पाली। और क्या पढ़ा रहा हूं आपको? यहाँ प्राकृत। और क्या पढ़ा रहा हूं? अपभ्रंश। अवघट नहीं आएगा, अवघट हिंदी से लगा हुआ है। इसका मतलब है, सुन लो कि भाई 1000 ईस्वी तक कौन कौन सी भाषा चली? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। इसके बाद कौन सी आएगी? ये 1000 मतलब अभी हम कौन से में चल रहे हैं? 2020 चल रहा है, मतलब 2020 वाली, 2021, 2022 चल रहा है अभी, लेकिन 2000 वाला चल रहा है सेक्शन। 21, 22, 23 तो वर्ष चल रहे हैं, लेकिन 2000 वाली बात चल रही है। ये 1000 की बात चल रही थी। तो 1000 पहले अगर हम बात करें, अगर हम 1000 पीछे जाएं, आज 2000 में हम, अगर हम 1000 पीछे जाएं तो क्या समझ में आएगा आपको? वहां पाली, प्राकृत और अपभ्रंश, ठीक है। क्लियर है आपको? यहां पर समझ में आ रहा है आपके कि भाई पाली, प्राकृत और अपभ्रंश, ठीक है, ओके। कुछ ने कहा कि भाई 1700 तरफ आए थे आर्य लोग, कुछ ने कहा 1500, 1700 समय में ही हड़प्पा और जो है सिंधु घाटी थोड़ा सा ध्वस्त हो गया था, पूरी तरीके से पतन हो गया था। हाँ, 1700 से 1500 समय के 1500 ईसा पूर्व की बात है। उस समय जो हड़प्पा जो है और वो जो है सब जो है, वो कहा जाता है कि सुनामी आ गई थी या बाढ़ आ गया था, या कहा जा सकता है कि भूकंप आ गया था, जिसके वजह से वो पूरा जो है वतन हो गया था, पूरा जो है विनाश हो गया था। और वहां पे फिर आर्यों ने अपना जो है स्थापित कर लिए थे, और आर्य से आर्य भाषा का चालू हुआ, और आर्यों ने संस्कृत भाषा का स्टार्ट किया, संस्कृत भाषा, ये 1500 में। और 1500 से संस्कृत का जो हुआ तो फिर आगे जाके कहाँ पर खत्म हुआ? एक तरीके से 500 ईस्वी में। आज भी ये भाषा कभी खत्म नहीं हो सकती, जितनी भी भाषाएं, वो भाषाएं कभी खत्म नहीं हो सकती, ठीक है। लेकिन उसका स्थान जो है, वो जो बड़ा था स्थान, वो छोटा हो गया, जगह सिमट के रह गई। जो बहुत बड़े स्तर पर बोली जाती थी, वो सिमट के छोटे स्तर पर हो गई, उसी को बोला जाता है बोली। जो बड़े स्तर पर बोल के छोटी सी जगह पर सिमट के रह गई, वो क्या हो जाती है? बोली। और बड़े स्तर पर जो होती है उसको बोला जाता है भाषा, ठीक है। बोली और भाषा में अंतर यही है कि सीमित क्षेत्र पे बोले जाने वाली बोली कहलाती है, और सीमित क्षेत्र से ज्यादा जगह पर बोली जाती है वो भाषा होती है। जैसे ब्रज भाषा, ये ब्रज भाषा जो है पहले बोली भाषा थी, अब बोली हो गई है। पहले भाषा थी, फिर बोली में बदल गई। क्यों बोली में बदल गई? क्योंकि वो सीमित दायरे में रह गई, सीमित क्षेत्र में ही बोली जाने वाली हो गई, इसलिए उसको क्या कहते हैं? बोली। उसका दायरा छोटा हो गया, जिसका दायरा छोटा हो जाता है उसको बोली में बोला जाता है, और जो दायरा बहुत बड़ा रहता है उसको भाषा कहलाती है, ठीक है। जैसे मराठी क्या है? भाषा है, पूरे महाराष्ट्र में बोली जाती है मराठी, इसलिए वो क्या है?
छत्तीसगढ़ी भाषा है ना, तेलुगु भाषा है ना, कन्नड़ भाषा है, ये भाषा है अपने अपने पूरे क्षेत्र प्रदेश में बोले जाने वाली भाषा, प्रदेश के स्तर पर बोली जा रही। क्लियर है? तो वो भाषाओं की बात करते हैं। तो ठीक है, यह अपभ्रंश पाली प्राकृत अपभ्रंश हो गया। ये हो गई मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा स्टूडेंट। ठीक है, इसके बाद तो इसको भी समझते चलिएगा आप, ये आपको सनु से आपको पता चल रहा है। ठीक है।